हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 8 में। तो अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, जो इतना बड़ा अजीब सा इक्वेशन आया था, क्या डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करके अपना आया था। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। तो हमने अच्छे से श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन देखा था। फिर इसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स देखा था, क्या था उसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एल एम, ये सब देखा था अच्छे से। और उसमें हमने देखा था 1s 2s 2p ये सब कैसे आया, मतलब 1s का मतलब क्या होता है, 2s का मतलब क्या होता है, 3s ये सब का मतलब क्या होता है। अगर आपको अच्छे जानना है तो आप पुराना वीडियो देखो, इसके बाद ये लेक्चर देखना। तो आज के लेक्चर में इसका आएगा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा एन एल एम, उसके ऊपर एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी उसका यूज क्या क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए तीन रूल्स है। एक है अबोस प्रिंसिपल, आपने सुना होगा। दूसरा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड देन थर्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीन रूल्स को हम देखेंगे और हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। आपको अभी इस तरीके वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता होगा, 2,8,7 2,8, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अभी लिखते आ रहे होगे। लेकिन अब से हम अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसा, 1s1 2s1, मतलब 1s2 2s1 3s, ऐसे हम लिखते आएंगे। तो 1s 2s 2p ये सब फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी एन एल की फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा तो अच्छे समझेगा। तो लेक्चर टॉपिक क्या है आज का, यहाँ लिखता हूँ मैं लेक्चर्स टॉपिक्स। तो हम देखेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। दूसरा, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और इसके तीन रूल्स देखेंगे, 1 2 और 3। पहला अफबॉज प्रिंसिपल। दूसरा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा देखेंगे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या, फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अफबॉज प्रिंसिपल देखेंगे, ये यू है अफबॉज प्रिंसिपल्स, और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड देन थर्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये सब हम आज टॉपिक करने वाले हैं। तो लेक्चर को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना। जो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे स्लाइड मतलब लिखाऊंगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, तो वो फोटो या फिर PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर साथ में भी लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैं लेक्चर 08 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ देखा नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 08। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ मेजर 3 एप्लीकेशंस निकल के आते हैं क्वांटम नंबर्स के। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसी भी एक एटम में। तो इसके ये क्वांटम नंबर्स की मदद है, इसका मतलब इसका एप्लीकेशन से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा एप्लीकेशन है,
मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ये आपके लिए नया है। इसमें क्या है, दो है, एक है पैरामैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर तीसरा एप्लीकेशन, पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का क्या पोजीशन होगा ये हम निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर से। तो मेजर कितने, तीन एप्लीकेशंस आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन एन एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर दूसरा है मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर इसमें आता है दो, एक है पैरामैग्नेटिक एंड देन सेकेंड है डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, अब ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर तीसरा है पोजीशन ऑफ एटम इन अ पीरियोडिक टेबल, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर ये मैं यहाँ अभी लिख देता हूँ, देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स, सम रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 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 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने का, तीन रूल्स है। अब यहीं इसके बाद मैं वही लिखूँगा, तीन रूल्स है। अबोज प्रिंसिपल, अबोज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्स, हुंड्स रूल मैं डायरेक्ट लिखता हूँ छोटे में, आपको लिखाऊंगा ही, हुंड्स रूल। तीसरा है पॉलीज, पॉलीज पॉलीज रूल लिख देता हूँ ऐसा, पॉलीज रूल। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये तीन रूल्स है। तो अब ये तीन रूल्स है क्या, अबोज प्रिंसिपल है क्या, हुंड्स रूल क्या है और पॉलीज रूल क्या है, अब ये देखेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए क्या, क्वांटम नंबर्स के तीन एप्लीकेशंस है, मेजर तीन एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सेकेंड है मैग्नेटिक नेचर दैट इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, एंड देन थर्ड पोजीशन ऑफ एटम इन अ पीरियोडिक टेबल, किसी पीरियोडिक टेबल में किसी एटम का क्या पोजीशन होगा ये भी हम बता सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा लिखा है क्या, देयर आर सम रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीन रूल्स है। अब उसको देखते हैं, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, तो आपको मिल ही जाएगा लिंक। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। तो आप देखते हैं अबोज प्रिंसिपल, पहला हम लिखता हूँ अबोज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो ये अबोज प्रिंसिपल है ये क्या है, नाम नहीं है किसी साइंटिस्ट का, नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसको हाईलाइट करके लिखता हूँ, नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। तब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये अबोज का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है एक जर्मन वर्ड है, कि जर्मन वर्ड विच मीनिंग, इसका मतलब है विच मीन्स, लिखता हूँ विच मीन्स बिल्डिंग अप, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, BUIL, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब कुछ बनाना, यानी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ बनेगा क्या, एक रूल बनेगा। बिल्डिंग अप का मतलब यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो कुछ बनाना। तो अबोज प्रिंसिपल आपको दिख रहा होगा। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज़ अ नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये क्या है, जर्मन वर्ड है। अबोज मतलब होता है जर्मन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब समथिंग बनाना, मतलब कुछ बनाना। तो अभी अबोज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है क्या, स्टेटमेंट तो ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड
in an atom from low energy level to, यहाँ लोअर कहता हूँ, टू हायर एनर्जी लेवल। आसान सा इसका स्टेटमेंट है, हायर एनर्जी लेवल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ये आपको ऐसे दिख रहा है, एक मिनट। फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। डेफिनेशन आपको रीड करके बहुत चीज़ समझ गया होगा। मतलब क्या है कि जो एक एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो उसमें हम पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिट को फिल करेंगे, इसके बाद हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट को फिल करेंगे। आप भी ऐसे ही अभी तक करते आ रहे हो। कैसा? जैसे यहाँ पे मैं ऑर्बिट बनाता हूँ या फिर सेल बोल सकते हो। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं Na लिया। तो आप क्या करते हो? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो, एक और एक, ये 2। फिर दूसरे में क्या करते हो? 2 कोमा क्या होता है 8, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर तीसरे में क्या करते हो? 1 रख देते हो। ऐसा ही होता है। तो आप क्या करते आ रहे हो? ये कोई Na एटम है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो Na के पहले ऑर्बिट में पहले आप इलेक्ट्रॉन रखते हो, इसके बाद दूसरे ऑर्बिट में, फिर तीसरे ऑर्बिट में। तो ये अबोस प्रिंसिपल यही है जो आप पढ़ते आ रहे हो। बस उसका एक स्टेटमेंट दे दिया गया, क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम फ्रॉम लो एनर्जी लेवल। अब ये देखो, इसका एनर्जी कम है और इसका एनर्जी ज़्यादा। इसका एनर्जी क्या है? ज़्यादा। मैंने आपको बताया था, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ N1 है, N2 है, N3 है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है वैसे एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जो एनर्जी गैप होता है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे वही है, कुछ अलग थोड़ी ना है, बस बोलने का तरीका अलग है। क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। एक जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एटम में पहले लो एनर्जी वाले में जाएगा, इसके बाद हाई एनर्जी वाले में जाएगा। तो ये तो 2,8 मतलब 2,8,1 मतलब इस तरीके से इसको फिलअप करते थे। लेकिन आप क्या है 1s 2s और 2p, मतलब आप ऑर्बिटल आ गए। तब ऑर्बिटल आ गए तो ऑर्बिटल में किस तरीके से हम ये पहचाने कौन लोअर एनर्जी पे और कौन हायर एनर्जी पे? तो इसके लिए 2 रूल है, एक है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, एनर्जी लेवल इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल। n प्लस ये क्या है? एल रूल। n प्लस एल मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसलिए का 2s। तो 2 स्टैंड्स फॉर n और s स्टैंड्स फॉर l। तो ये क्या है? NL। तो इन दोनों का सम। तो एनर्जी लेवल इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसके बाद अभी मैं n प्लस एल रूल अच्छे डीप में बताऊंगा अगले स्लाइड में। तो अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1s लिखा है और 2s लिखा है। अब ये पता करना है इसमें किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ 1 मतलब यहाँ 1s है, तो n क्या होगा? 1 और l क्या होगा? 0। अब इसमें किसी को डाउट आ रहा होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, तो आपको इसमें डाउट नहीं आएगा। फिर n यहाँ पे क्या है? 2 और l कितना है? अभी भी 0। तो n प्लस एल है, तो ये कितना हो गया? 1 और ये हो गया 2। तो इससे क्या पता चल रहा है? 2s का एनर्जी ज़्यादा है, मतलब 1s छोटा होगा और 2s क्या होगा? बड़ा। तो 1s इज़ ग्रेटर, मतलब 1s इज स्मॉलर देन 2s। तो एनर्जी ये क्या है? अब यहाँ पे ऐसा लिख ही देता हूँ मैं, ये है लो एनर्जी पे, लो एनर्जी, और इसके पास है हाई मतलब हाई एनर्जी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा अबोस प्रिंसिपल। अबोस प्रिंसिपल क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये क्या एक जर्मन वर्ड है। उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स कुछ बनाना। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हम रूल बना रहे हैं। कैसा?
इसका स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, आपको 2-3 बार पढ़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है कि जब एक ऑर्बिट मतलब एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में फिल किए जाते हैं। कैसे, तो मैंने आपको बताया, आप ये पहले से ही करते आ रहे हो, बस आपको बताना था। फिर एनर्जी लेवल, जो ये एनर्जी लेवल है वो ऑर्बिटल के लिए कैसे डिसाइड होगा, वो होगा N+L रूल से। मतलब ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1s और 2s, तो यहाँ पे N+L 1 आ रहा है, N+L 2 आ रहा है। तो जिसका जितना ज़्यादा N+L होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हाई एनर्जी पे, हो जाएगा लो एनर्जी पे। तो अब अच्छे समझते हैं N+L रूल क्या है, उसका डीप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो आप ये चाहो तो लिख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी लेवल इज डिसाइडेड बाय N+L रूल। तो इसमें 2 रूल आता है। पहले मैं लिखता हूँ रूल नंबर 1 क्या बोलता है, हायर द वैल्यू ऑफ N+L, मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं, हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर इज द एनर्जी, हायर इज एनर्जी। तो पहला रूल क्या है, हाईएस्ट मतलब हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर इज द एनर्जी। जितना ज़्यादा N+L का वैल्यू हाई होगा उतना ही ज़्यादा उसका एनर्जी हाई होगा। मतलब 1s 2s और 2p। अब इसमें अपने देखना है किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो क्या मैंने बोला N+L, तो N यहाँ पे 1 है, तो N विच इज इक्वल टू 1। S कितना है, मतलब S है तो इसका मतलब L जब 0 था तब S लेते थे हम, तो L यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे N कितना है 2, L कितना है 0, यहाँ पे N कितना है 2 और यहाँ पे L कितना है P मतलब 1। तो आपको अच्छे समझेगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देखे होगे। तो N+L यहाँ पे कितना आया, 0 और 1 को ऐड करें कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 3, यानी 2p का एनर्जी ज़्यादा है 2s से, 2s का एनर्जी ज़्यादा है 1s से। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 1s से बड़ा होगा 2s, 2s से बड़ा होगा 2p। तो इसी तरीके से ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिसाइड की जाती है, या फिर सेल का एनर्जी हम डिसाइड करते हैं। 1s सबसे छोटा होगा, फिर 2s, फिर 2p। तो आप N+L रूल लगा के किसी भी सेल का निकाल सकते हो एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है लो एनर्जी पे, लो एनर्जी, और ये है हाई एनर्जी पे, हाई एनर्जी। ये रूल नंबर 1। आप देखते हैं रूल नंबर सेकेंड क्या है, रूल नंबर सेकेंड। अब मान लो N+L की वैल्यू अगर सेम हो गई, क्या मैंने बोला, इफ़ N+L वैल्यू इक्वल, देन हायर द वैल्यू ऑफ N, देन हायर द वैल्यू ऑफ N, या फिर N को हाईलाइट किया, देन हायर द वैल्यू ऑफ N, हायर इज द एनर्जी, क्या मैंने लिखा यहाँ पे, इफ़ N+L, अगर मान लो ऐसा अगर कभी हो गया N+L, ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि आप इसमें कौन सा बड़ा है, मतलब किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो उस टाइम के लिए रूल नंबर सेकेंड आया, क्या, इफ़ N+L वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब 2 इक्वल हो गए, देन हायर द वैल्यू ऑफ N, यानी जिसका N का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ही एनर्जी हम ज़्यादा मानेंगे। अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल लो जैसे 2p और 3s का एग्जाम्पल लो, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 2p है, मतलब यहाँ N का वैल्यू कितना है 2,
एल का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 3, एल का वैल्यू क्या है 0। तो आप दोनों को सम करो, एन प्लस एल रूल यही बोलता है, दोनों सम करो तो 2 1 क्या होगा 3 और यहाँ पे 3 0 क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे एन प्लस एल दोनों का क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम देखेंगे किसका एन का वैल्यू ज़्यादा है, यानी किसका ऑर्बिट ज़्यादा है। तो एन क्या दिखाता है ऑर्बिट को, सेल को। तो देखें किसका एन ज़्यादा है, जिसका एन ज़्यादा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा। तो आपको दिख रहा होगा 2p और 3s में एन का वैल्यू 3s का ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 2p छोटा होगा और 3s का एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब ये लो एनर्जी पे रहेगा, और ये हाई एनर्जी पे रहेगा, मतलब इसका एनर्जी क्या होगा हाई एनर्जी। तो 2p छोटा होगा मतलब 3s बड़ा होगा, 3s इज ग्रेटर देन 2p इन केस ऑफ एनर्जी लेवल। तो अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड देखा, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर क्या फर्स्ट क्या बोलता है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा हुआ उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, मतलब उसका एन प्लस उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। अब मान लो अगर ऐसा कंडीशन आ गया, ऐसा केस आ गया कि एन प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम देखेंगे एन का वैल्यू क्या है। जितना बड़ा एन का मतलब जिसका एन का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। आप एग्जाम्पल से याद रखो 2p और 3s में, इसमें एन दोनों का एन प्लस एल सेम आ रहा था। तो यहाँ पे 3 मतलब एन किसका ज़्यादा है 3s का, तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसका एनर्जी हाई रहेगा, इसका एनर्जी लो रहेगा। तो ये है अबोस प्रिंसिपल। अब इसके बाद भी एक डायग्राम आता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, फिर मैं वो बनाता हूँ। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, कैसा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। 1s एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल को दिखाया गया है। अब मैंने आपको बताया नहीं, तो अब देखो 1s 2s 3s 4s 5s 7s ऐसा दिया है। फिर यहाँ से दूर लिखता हूँ मैं 2p 3p 4p 5p 6p और 7। फिर यहाँ पे 3d 4d 5d और 6d। फिर 4f और 5f। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे एक एरो बनाना है, कैसा ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2p, फिर इसके बाद ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा। इसके बाद यहाँ तो आया 3s का 1s। फिर यहाँ से ये लेके आना इसको, हाँ। फिर इसके बाद ये पीछे जाएगा, फिर ये आगे ऐसा। फिर इसके बाद फिर ये पीछे आगे, फिर यहाँ पे तो ये आपको ये अजीब सा डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें आपको क्या पहले दिख रहा है, ये 1s, इसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे दिया है। तो इससे ही पता चलता है एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस याद करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको याद ही करना होगा। सीक्वेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, सीक्वेंस क्या है 1s से बड़ा 2s 1s 2s 2p 3s 3p 3d फिर 4p। यही है ना, देखो यहाँ से ऐसा होता है 1s 2s 2p 3s 3d 3p 4s फिर 3d फिर इसके बाद 4p, ऐसा ही हो रहा है। तो यही है सीक्वेंस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये है सीक्वेंस, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। यहाँ पे देखो
पहले 4s आ गया, इसके बाद 3d आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी लेवल के कारण, यानी यहाँ ऐसा लिखा है, इसका मतलब 3d का एनर्जी ज़्यादा होगा, 4s का एनर्जी लेवल कम होगा। तो यहाँ पे आप देख लो कैसे कम होगा। यहाँ n+1 n+l रूल लगाएंगे तो क्या 4+0 क्या आ गया 4, और यहाँ पे 3 और 2 ये हो गया 5। इसलिए ये बाद में फील हुआ, इसके पहले ये फील होगा। तो यही मैंने आपको अबोस प्रिंसिपल बताया था। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर इसका देखेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब शॉर्टकट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल किया जाता है। तो ये है डायग्राम बोल सकते हैं। तो आपको ये तो ऐसे काम नहीं आएगा, आप ऐसा तो नहीं कभी बना सकते हो, बार बनाओगे और लाइन खींचोगे, इसके बाद एनर्जी लेवल से दिखा सकते हो। तो आपको सिंपली ये याद करना ही होगा। 1s, अभी याद कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3p के बाद आता है 4s, फिर 3d एंड 4p। ऐसे याद रखो, ss ps ps फिर dp। आप जो है चाहो तो इसे याद कर सकते हो। आप देखेंगे 1 से लेके 20 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आपको वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता होगा, कैसा 2,8, समथिंग 2,8, समथिंग, मतलब 2,8,1 2,8,2, मतलब आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। लेकिन अब हम सेल के फॉर्म में लिखेंगे 1s 2s 2p, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो हमेशा ऊपर होता है, मतलब 1s 2 पे होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s 2 होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ s सबसेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s, और फिर p सबसेल, d सबसेल, और इसके बाद f सबसेल। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या, एस सबसेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी के बाद डी के पास कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पास कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपको यही अभी काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्या एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पी में 6 रहेंगे, डी में 10 रहेंगे एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी के बाद 6 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब पी के बाद 3 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और एफ आपको काम नहीं आएगा, तो भी याद रखो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 20 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 20, फ्रॉम 1 to 20। तो ऐसे 20 एलिमेंट का नाम लिखता हूँ। तो पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद क्या आता है फ्लोरीन, फिर नियॉन। 10 हुए। नियॉन के बाद क्या आता है सोडियम। यहाँ 10 के बाद मैं इस साइड लिखता हूँ इसको, यहाँ पे नियॉन। इसके बाद क्या आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये टोटल 20 एलिमेंट्स है। तो पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपको ये तो याद ही होगा। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम 2, लिथियम 3, फिर ये 4, इसका एटॉमिक नंबर 5 6 7, फिर 8 9 एंड 10, ये सबका एटॉमिक नंबर है। और सोडियम के लिए 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12 है, 13 14 16, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और ये 20। ये सबका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये सबका क्या है एटॉमिक नंबर। अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लिखेंगे पहला 1s लिखें। क्या होता है 1s 2s 2p, ऐसे होता है। तो 1s पहले आएगा, तो 1s, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1s 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा
1s1 और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s2 हो जाएगा। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो लिथियम क्या होता है 3, तो 1s2 हो गया, 2s1 हो गया, 1s 2s 2 पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और एक यहाँ पे आ गया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। और यहाँ पे 4 में हो जाएगा 1s2 2s2 और 5 में क्या हो जाएगा 1s2 2s2, 2 2 4 हो गया और एक 5, तो 2 इसके बाद क्या 2p आता है 1, तो 2p1। 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p, 2 2 4, अब 2 और फिल करना है, हो गया 2, तो हो गया टोटल 6। 7 के केस में 1s2 2s2 फिर 2p3, मतलब 4 और 3 7। अगर ऑक्सीजन का है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब ये p कब फिल होगा जब 6 हो जाएंगे, तो अभी तक 4 है तो अभी हम फिल कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9। ऊपर क्या है, ऊपर सब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो 10 का 1s2 2s2 2p6। तो ये इस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करना है। अब सोडियम को देखो, सोडियम क्या है 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 हो गया और अपने को एक और लाना है, तो 1s 2s 2p, फिर क्या आता है 3s, तो यहाँ पे 1 की ज़रूरत है इसलिए 1 रखिए। मैग्नीशियम 12 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p1 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया तो उसके नेक्स्ट वाले में तो वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा 1, इसके बाद फिर सेकेंड, फिर इसके बाद यहाँ पे 1s2